हेलो एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो लेकर के आ गए हैं। मैं आपका प्यारा कॉन्स्पिरेटर। आज मैं डम्बलडोर बन के आया हूँ और हमारे साथ अपने प्यारे भैया बनिया भाई साहब ये फिर से आ गए हैं। और आज हम फुल बनिया बातचीत करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे धंधा कितना हो रहा है, इंडिया कितना कर रहा है, एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है। आपके सामने थोड़े नंबर वंबर फेंक देते हैं। अब हम ये धंधे की और एक्सपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धंधा और एक्सपोर्ट बेसिकली हर जगह पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा, हर सेक्टर में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। सेक्टरल बातचीत नहीं करते हैं। आज एक छोटी सी ऐसे प्यारी सी स्वीट सी इकोनॉमिक्स की वीडियो बना देते हैं। आप देख लेना, हम हमारी समझ से बनाते हैं। तो आप है ना कुछ फर्दर इसके ऊपर पढ़ना। आइडिया यही है कि एक थॉट इंसाइट करेगा तो आप लोग थोड़ा और पढ़ना चालू करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा और देखेंगे तो समझ आएगा। और अभी तो जो ऐसी फायर डिबेट चल रही है मार्केट में, इंडिया के रेट कट को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर और इंडिया की डिमांड को लेकर के, स्टैगनेंट डिमांड को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स इज़ अ गुड वे आउट। एक्सपोर्ट्स इंडिया को बढ़ाने चाहिए। इंडिया अपना पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंट है। इंडिया का मार्केट ऑलमोस्ट 70%, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को नंबर सही से याद नहीं है, मैंने देखा था, लेकिन शायद 70% सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन पे चलता है। जो कि एक देश के लिए ठीक है अगर वहाँ की पर्सनल कंजम्पशन ठीक है और वहाँ की अगर इनकम वगैरह बढ़ती जा रही है। बट इंडिया में जो स्टैग्नेशन वगैरह के आ रहे हैं वो रीजंस अलग हैं, उनके अंदर आज नहीं कूदेंगे। बट उनकी वजह से ये वाला ट्रेंड थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट हो जाता है एक नेशन की ग्रोथ के अंदर। तो आई फील कि वहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। दोनों टॉपिक अलग है लेकिन दोनों टॉपिक कहीं पर आकर के मिलते हैं। तो वो यही है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। एक समाधान ग्रोथ का अगर देखें तो वो एक्सपोर्ट से निकल सकता है और ट्रेड से निकल सकता है। दूसरा समाधान जो है उसके ऊपर आजकल बातचीत हो रही है, डिबेट हो रही है कि कैसे करना चाहिए। देखें कैसे होएगा। हमसे बहुत ज़्यादा समझदार इकोनॉमिस्ट लोग बैठे हैं। हाँ पढ़ा है, हमें लग रहा है कि सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड हो सकता है। अब देखें क्या रहेगा। हम बनिया भाई साहब के पास जाना चाहेंगे एक बार सेटअप के लिए कि कंटेक्स्ट दे दें फटाफट, फिर हम वीडियो चालू कर देंगे। जी, जी, जी। सो बेसिकली थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देते हुए यहाँ पे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के बारे में रादर देन हम कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे व्यापार बढ़ने वाला है और ट्रम्प भाई साहब का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। ये ब ट्रम्प भाई साहब बार-बार टैरिफ की बातें कर रहे हैं और टैरिफ की बातें जो करेंगे उससे क्या करेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या कौन से सेगमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है, यूएस क्या इम्पोर्ट करता है, दुनिया यूएस को क्या लेती है यूएस से और क्या देती है यूएस को। मतलब लेना और देना इन द सेंस बेचना। फटाफट से आते हैं स्क्रीन के ऊपर में जैसे एक बार भाई साहब से कंफर्म करा लेते हैं हमारा स्क्रीन चल रहा है जैसे हमारा पेपर टीम जी है। आपका स्क्रीन जी, जी। एकदम टकाटक चल रहा है। जी, जी। सो बेसिकली फर्स्ट डेटा है कि यूएस कितना एक्सपोर्ट करता है एज़ अ कंट्री खुद से। सो अगर आप उसका डेटा देखेंगे 10 साल का मैं अगर आपको दिखा के चलूँ कि तो यूएस का जो ये 2024 का डेटा है, यूएस ऑन द हायर एंड है एक्सपोर्ट पे, ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट करीब-करीब है। इससे क्या पता चल रहा है यूएस का जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। याद रखना होगा आपको यूएस जो है वो एक हाइली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन इकोनॉमी है। हाई एंड एक्सपोर्ट्स होते हैं वहाँ से। जैसे यूएस अपना लाइक चिप टेक्नोलॉजी को भेजता है, ताइवान में वो बनता है। अब क्या कर रहा है यूएस हाई लेवल टेक्नोलॉजी से अब मिड लेवल या फिर जिसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब उस पे पिवट कर रहा है। पर आज भी अगर आप देखिए यूएस का एक्सपोर्ट ऑन द हायर एंड। कुछ और डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइक जैसे इंडिया का है। इंडिया ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका एक रिपोर्ट आया था कि कैसे यूएस एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया से जो यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑन द राइज़ है। पर पिछले 3 सालों से वो एक्चुअली स्टैग्नेट करने लगे हैं। आप इसे देख सकते हैं। कोविड के बाद में एक अपसर्ज आया था 2020-21 के बाद जो कि अब 70-80 बिलियन डॉलर के आसपास 80 बिलियन डॉलर पीक किया है 2020 22-23 में और 23-24 में 80 के आसपास में रह गए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगा जिस डेटा में रिपोर्ट में हमें अच्छे से बताया गया है, वो ये है कि कौन से प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पूरी चीज़ के अंदर। तो उसमें से ये समझ में आया हमें कि जो आपका फार्मास्यूटिकल अगर आपको पता होगा फार्मास्यूटिकल की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि उनको यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करिए आप अपने फैक्ट्रीज़ को, सेटअप्स को। तो ऑलरेडी उन पे प्रेशर है, तो नया कुछ प्रेशर उन पे बनने वाला मेरे हिसाब से नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं पर्ल्स डायमंड इंडस्ट्री एक बहुत बड़े चर्न से जा रहा है मेरे हिसाब से और आने वाले टाइम में ये चर्न और बढ़ने वाला है। लैब ग्रोन डायमंड जिसको इंडिया बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, उसके प्राइसेज़ गिरने लग गए हैं। आने वाले टाइम में और ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली है। बहुत सारे ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं डायमंड स्पेस में। पेट्रो क्रूड जो है ये पूरा रशिया यूक्रेन वॉर का इफेक्ट है कि जो इधर-उधर से आ रहा है तो यूएस हमेशा खरीदता है पेट्रोल सबसे। भले ही वो नेट एक्सपोर्टर है पेट्रोल का, बट वो स्टिल खरीद के रखता है। बस वो वाली बात है कि पुराने ग्राहक है ना, आदत छूटती नहीं है, भले ही खुद सेल्फ सफिशिएंट है वो। तो उसके बाद में जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बूस्ट अप करने वाला है वो है यार्न और आपका रेडीमेड गारमेंट्स। आई थिंक ये वाला जो सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ा प्ले बन सकता है आने वाला टाइम के अंदर। हमने कुछ टाइम वीडियो पहले बांग्लादेश में जब बनाया था, तो हमने स्पेसिफिकली बताया था कि कैसे बांग्लादेश से इंडस्ट्रीज़ का उठने का आसार लग रहा है हसीना के जाने के बाद में। और अब जब यूनुस भाई साहब आ गए हैं और फुल फ़ोर्स में लगा के रखे हैं एकदम, तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अब लगता है जो ध्यान रखने का है, इंडिया
बांग्लादेश के सेरेमिक्स और आपका जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करता था। अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब हसीना है नहीं और हिंदूज़ पे टॉर्चर हो रहा है, तो आई थिंक अब पूरा इंडियन गवर्नमेंट के लिए अब कोई इंसेंटिव नहीं बचा इसको और कुछ करने का। तो आई थिंक वो वाला इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो बढ़ने वाला है। गोल्ड मेरे हिसाब से बढ़ेगा ही। ऑल्सो आयरन आयरन एंड स्टील जो है मेरे हिसाब से कुछ टाइम पहले मैंने जिंदल भाई साहब का जेएसडब्ल्यू वाले जो जिंदल है वो भाई साहब का इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि उनका जितना यूएस में कैपेसिटी है, उनका एक प्लांट है यूएस के, एक नहीं दो तीन प्लांट है, वो लोग और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि ट्रम्प 1.0 में 2016 में ट्रम्प ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए थे, लाइक होता ना बाहर से जो स्टील और आता था, और उन्होंने अनरीजनेबल बना दिया था उस जगह में स्टील एक्सपोर्ट करना। और इंडिया में इंटरनल डिमांड अभी भी है और जेएसडब्ल्यू का फोकस इंडिया और मिडिल ईस्ट का मार्केट है। जिंदल का जो भाई है, जो नवीन जिंदल है, उनका जिंदल स्टील एंड पावर है, उनका एक बहुत बड़ा सेटअप मिडिल ईस्ट में भी। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपोर्ट्स है वो आयरन एंड स्टील का कम होने वाला है, क्योंकि आई थिंक वही एक जगह जहाँ पे ट्रम्प काफी ज्यादा पुश करेंगे। और बाकी सब जो है इलेक्ट्रिक की मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आई थिंक ये सब इतना कुछ मायने नहीं रखता है ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स में। और हाँ भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। मैं कह रहा था दो तीन चीज़ों पे मेरे कुछ व्यूज़ थे। एक तो जो यान वाली बात हम कर रहे हैं, यान इंडस्ट्री, इंडिया ने अपनी एक तरीके से यान इंडस्ट्री पूरी सैबोटाज कर दी थी बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक वो ट्रेंड जब थोड़ा सा रिवर्स होएगा तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो यान इंडस्ट्री को अगर सरकार थोड़ा सपोर्ट करना चालू करे, जो कि नहीं करती आज की डेट में, तो दो तीन फायदे हो सकते हैं। एक तो यान इंडस्ट्री ग्रो होगी तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट रेट्स बेटर हो सकते हैं, बिकॉज यान इंडस्ट्री में आज भी मैनुअल लेबर काफ़ी होता है। टाइम के साथ साथ इंप्रूव होता चला जाएगा तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बट स्टिल काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। डिमांड है, देश में भी डिमांड है, देश अभी भी गारमेंट्स इंपोर्ट करता है। थाईलैंड वाईलैंड आ रहे बिग एक्सपोर्टर्स टू आपका इंडिया, तो वो एक बढ़िया चलता है। दूसरा जो कि बढ़िया हो सकता है, इंडिया में खेती वेती अपन इनफ करते हैं चीज़ों की, अपन रॉ कॉटन कर देते हैं, उसकी जगह पे अगर अपन बना के देते तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की एक एक्सपोर्ट करना ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा आएगा देश के अंदर तो ज़्यादा फ़ायदा निकलेगा। तो यान का तो वहाँ पे वो कैप्चर हो जाता है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि मोटा मोटी अगर आप देखें यूएस को हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, मैं सिर्फ यूएस नहीं, मैं ऑल ओवर दुनिया की बात करना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी सारे फर्स्ट लेवल वैल्यू एडिशन में ही रह जाते हैं, या फिर इंडिया बीच ऑफ द साइकिल में उठाता है। इंडिया फिनिश प्रोडक्ट्स बहुत कम कर पाता है अदर देन फार्मास्यूटिकल्स। और प्रेशियस स्टोन्स के अंदर भी इंडिया जो करता है खाली स्टोन्स कर देता है, वो पूरे ज्वेलरी ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होती, या वो फिनिश्ड स्टोन्स अब तो होने लगे फिनिश स्टोन भी कुछ हद तक, लेकिन पहले तो वो भी नहीं होता था। तो इंडिया को थोड़ा सा वो फिनिश्ड की तरफ भी जाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जितना फिनिश की तरफ जाएगा, जैसे यूएस है, यूएस सिर्फ डिज़ाइंस बना करके ताइवान को देता है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्ले कर जाता है, क्योंकि वो फिनिश्ड चीज़ों के ऊपर, वो जितना आप वैल्यू चेन में ऊपर चले जाएंगे, सप्लाई चेन में आप जितना फिनिश्ड चीज़ और लास्ट प्रोडक्ट आप जब तक देंगे, वो लास्ट प्रोडक्ट में जितना वैल्यू एडिशन पहले की सारी चीज़ों का, वो सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो वो इंडिया को कैप्चर करने की ज़रूरत है आई फील। तो वहाँ पर अभी फोकस धीरे धीरे कम है अब, लेकिन जा रहा है थोड़ा थोड़ा। वो वहाँ तक पहुँचने में टाइम भी लगता है और सफिशिएंसी में भी लगता है, बट आई फील मिडल ऑफ द साइकिल को भी टारगेट करना इज़ अ गुड स्ट्रेटेजी। एकदम लो ऑफ द बैरल करेंगे तो दिक्कत ही चलती रहेगी, बिकॉज अभी लो ऑफ द बैरल चल रहा है, तो उसकी वजह से अपन वैल्यू एडिशन पे खेल ही नहीं पा रहे। मेरा वो से दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट मेरे हिसाब से। कुछ और डेटा पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं फटाफट से। कौन से देश हैं जो यूएस को सबसे ज्यादा सामान भेजते हैं उनसे लेते हैं? ये यूएस के साथ कंपैरिजन है। इंडिया 10वें नंबर पे आता है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं ट्रेड डेटा में, जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। अगर आप देखें फर्स्ट से उससे बड़ा प्लेयर हुआ है मेक्सिको, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, जर्मनी, जापान। तो ये लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसका रीजन क्या है देखिए और कि अगर आप देखें, क्लियरली एक मिनट मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप देखें ऊपर के टॉप 5 प्लेयर्स, छः छः सात भी, सातों वो हैं जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं वापस यूएस में। यस। ये क्या वियतनाम, क्या यूके के तो चलो इंडस्ट्रीज उतनी बड़ी है नहीं मैन्युफैक्चरिंग वाली, तो उनका तो मैं मानता हूँ कि वो नीचे होंगे। वियतनाम, नेदरलैंड, आयरलैंड, इन सब का तो फिर भी चलो ठीक है, वो कैपेसिटी का इशू है वहाँ पे। वरना वियतनाम यस। और इंडिया काफ़ी सिमिलर है, ब्राज़ील काफ़ी सिमिलर है इंडिया से। आपका मैक्सिको और वो तो बॉर्डर इतने पास है, तो यूएस काफ़ी सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता है, सस्ता लेबर मिल जाता है, इसलिए वो इंपोर्ट ज़्यादा है। कनाडा गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, क्योंकि डिट्रॉइट और कनाडा का बॉर्डर इतना पास है, कनाडा में उनके टैक्सेस कम लगते हैं, चालू हो जाता है। अभी ट्रूडो भाई साहब जाकर के रोके भी तो आए हैं ट्रम्प के सामने, छाती पीट के चूड़िया तोड़ और के। अगर आपको एक चीज नहीं पता हो तो ट्रम्प भाई साहब ने अभी ट्रूडो को ये कह दिया है कि तुम हमारे 51st गवर्नर बनोगे। देखिए ये सबको पता है कनाडा किसका वसाल स्टेट है, बट ट्रम्प भाई साहब ने तो एकदम हद ही मचा दिया। ऐसे बोल कौन आता है भाई? एक देश का राष्ट्रपति है, सॉरी प्रधानमंत्री है वो यार, मतलब गवर्नर बोला है उसने। राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है, थोड़ी प्रेसिडेंट है ट्रम्प, राष्ट्रपति है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, जस्टिन ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। जी जी।
सो बेसिकली आगे बढ़ते हुए डेटा में ज़्यादा नहीं फंसेंगे क्योंकि ट्रम्प भाई साहब आ रहे हैं तो कंट्रोवर्सी बहुत मज़ा बहुत हो आने रही वाला है, है अभी ज़्यादा नहीं घुसना चाहेंगे, पॉलिटिकल नहीं होना चाहते हम ज़्यादा, हम जी जी हम गॉसिप खोर हो रहे पॉलिटिकल हैं बस, कहाँ हम बस गॉसिप्स यस में थोड़े थोड़े। हम तो वेट कर रहे हैं ट्रम्प भाई साहब रोज ट्विटर पे आएं और बताएं कि क्या गॉसिप उन्होंने किया आज दिन में। जो भी है आगे बढ़ते हुए जैसे विजुअलाइज करके सेम डेटा को दिखा दे रहे हैं आपको। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको देखना होगा, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस में। तो देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम उनके नेबर का है, ठीक है। हम तो बहुत दूर बैठे हैं और हम सच बताएं तो पैकिंग ऑर्डर पे जैसे देख रहे 7वें नंबर पे हैं। हम बताएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हम बात करें तो हम 10वें नंबर पे भी नहीं आते हैं जिनसे ट्रम्प को दिक्कत है। अलग बात है ट्रम्प छोड़ेंगे नहीं हमें, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है वो होने वाला है आपका कनाडा, क्योंकि वहाँ पे ट्रूडो भाई साहब का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है ट्रम्प के साथ में। मेक्सिको कैन गेट अ डील, मेरे हिसाब से मेक्सिको हैज आई ऑलवेज थिंक गॉटन अ डील कनाडा का एक ट्रम्प बड़ा से। इशू ये भी आ रहा है ना, कनाडा से इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, ट्रम्प उनके डायरेक्टली अगेंस्ट है, वो और ड्रग पॉलिटिकल ट्रेड भी बहुत अलायंस। ज्यादा हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस है, बट कंटिन्यू करते हैं हम वापस इकोनॉमिक्स वाली बातें करते हैं, पॉलिटिकल नहीं करते हैं, जी जी वीडियो को वो दूसरी वीडियो के लिए करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जो यूएस का एक्सपोर्ट्स है जो बेसिकली 2020 में लोएस्ट 203 बिलियन पे था, आज वो वापस 335 बिलियन पे आ गया। देखिए ये क्या है, ग्रोथ ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स है यहाँ से मेरे हिसाब से। पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल बेसिस पे कि क्या मंगवा रहे हैं वो लोग, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले ये देखिए। एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम, उसके बाद क्रूड, गैस, उसके बाद आपका कार्स। बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कि जो जो एक्सपोर्ट है जो कर रहे हैं वो भी हाई एंड चीज है, और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। दोनों चीज जो है ना वो आपको एक आइडिया देगा आपको कि कहाँ पे प्रोडक्ट्स और किस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। कार्स जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कार्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे ट्रम्प भाई साहब के पहले बाइडेन भाई साहब ने 200% का टैरिफ लगाया बीवाईडी के ऊपर, पर बीवाईडी से उनका प्रॉब्लम नहीं है। फोक्सवैगन जो आज ले की बातें कर रहा है वो भी हेवीली डिपेंडेंट है अमेरिकन मार्केट के ऊपर। वो 5% के अंदर में जर्मनी के कार्स भी बहुत मेजर प्ले पार्ट करते हैं। जो क्रूड है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत हाई है अमेरिका की, तो वहाँ पे क्रूड आता है दुनिया भर में। अगर आप यहाँ पे देखिए वुड, कंप्यूटर, चिप्स लाइक होता है ना, और हजारों तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जो वो लेते हैं और वापस देते भी हैं। तो ये सब चीजें जो है अगर आप देखिए आज इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या सब हो रहा है। चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है, फिर आता है कनाडा, फिर आता है मेक्सिको। जैसे कुछ वीडियोस पहले हमने आपको बताया था, एक नाफ्टा का डील है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें चाइना सॉरी जिसमें कनाडा और मेक्सिको के साथ में बातचीत हुई थी कि आप अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि यूएस कर नहीं सकता इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का, इतना लेबर पूल नहीं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है, मेरे हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे यूके भी अब नाफ्टा ज्वाइन कर सकता है मेरे हिसाब से। उसका रीजन क्या है कि अगर यूके को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए यूएस से, तो यूएस उसको नाफ्टा में जबरदस्ती डालेगा। और अगर यूके नहीं जाता है नाफ्टा में तो भी प्रॉब्लम है, जाता है तो भी उसका रीजन क्या है, यूरोप की तरफ वो जा नहीं सकता। और अगर वो नाफ्टा चला जाता है तो यूरोप सारा टाइस कट कर देगा। तो अगेन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, बट वापस से यूएस पर जाते हैं। इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, डायमंड्स आपका, उसके बाद पैकेज मटेरियल बेसिकली एसिड लाइक होता है ना जो आपका एपीआईज लगता है, रिफाइंड पेट्रोलियम, ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हो गया है। और अगर आप और भी देखेंगे तो लाइक बेसिक कपड़े हैं, लिनन है, और कुछ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ऐड हम नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आयरन पाइप फिटिंग हो गया आपका, अदर हो गया, गाय का लाइक होता ना अलग अलग आइटम हो गया, हनी हो गया, एग्रीकल्चर आइटम्स हो गया, कुछ बहुत वैल्यू ऐड नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो इकोनॉमिक टाइम्स भी बोल रहा है कि अगर ट्रम्प आते हैं और ट्रम्प मेजर टैरिफ्स लेके आते हैं और मेजर कलेश करते हैं चाइना के साथ में, तो सबसे बड़ा बेनिफैक्टर कौन होता है इसका, वो इंडिया है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आपको आसपास में कहीं तो करना होगा, तुरंत सारा मैन्युफैक्चरिंग घर तो नहीं ला सकते, कहीं तो आपको आउटसोर्स करना होगा। मैं इस व्यू से डिफर करता हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया ऑलरेडी 2 बार वो मैन्युफैक्चरिंग वेव स्किप कर चुका है। देयर इज नॉट, ये कोई नेसेसिटी नहीं कि इस बार इंडिया लाइक चाइना प्लस वन में क्या पता वो इंडिया हो, क्योंकि जैसे कंस्पिरेटर भाई साहब आपको थोड़ा देर में बताएंगे कि पहले भी ये चाइना प्लस वन में वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया सॉरी, भाई साहब नाम भूल रहा हूँ मैं, देश का साउथ एशियन रीजन में है जो फिलीपींस। मैन्युफैक्चर करता है। फिलीपींस, यस फिलीपींस। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स इस रीजन में ऑलरेडी जो चाइना प्लस वन का फायदा उठा रहे हैं और जो अमेरिका से ज्यादा क्लोज भी है। तो मेरे हिसाब से इंडिया का जो प्ले होना चाहिए वो होना चाहिए कैपेसिटी बनाना फॉर इंटरनल कंजम्पशन। जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक प्रीमियम मॉडल के बेसिस पे चलना चाहिए कि एक्स्ट्रा है एक्सपोर्ट कर रहे हैं वाला चीज है।
सो दैट प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म नहीं होगी। एक्सेस कैपेसिटी बनने से फिर क्या होता है, वो चाइना वाला प्रॉब्लम होता है। आप हर एक दाम पे स्टील को बेच रहे हैं, आपका जो जापान में आप अपना स्टील को बेच रहे हैं, तो जापानीज जो कैपेसिटी है वो इंडिया में डंप कर रहे हैं, क्योंकि उनका और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उससे क्या हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड का स्टील का जो प्राइसेस है वो डिसोरिएंटेड हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, फिर भाई साहब अपने बता सकते हैं क्या राय है। यूएस डॉलर को अगर आप देखेंगे तो उसका जो स्टीप राइज है, 2020 में हम कहाँ थे, हम थे 60, सॉरी 2019 में, हम सॉरी 2020 में हम थे, अच्छा अभी इसमें नहीं आएगा नीचे, या 20 में थे तो 70 रुपए पे। अगर आप देखिए जो स्टीप राइज हुआ है, भागते भागते यहाँ पहुंच गए। शक्तिकांता दास ने, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है, बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया का जो बाय द वे करेंसी है वो, हमारे आरबीआई गवर्नर भी रिसेंटली अभी चेंज हो गए हैं, तो यस, अब एक्स गवर्नर हैं भाई साहब, लेकिन जी जी बहुत ही बवाल बढ़िया काम किया उन्होंने। कंटिन्यू सर। जी जी। सो बेसिकली क्या है, 80 रुपीज के आसपास हवर कराने लग गए थे, और ये चीज 2022 से करा रहे हैं। मतलब 4-5 रुपये, बेसिकली आरबीआई सपोर्ट कर रहा है करेंसी को। मेरे हिसाब से इज अ वेरी गुड डिसीजन, और उसका रीजन बहुत सिंपल है मेरे कहने के मामले में, कि अगर आप अपने करेंसी को आउट ऑफ रीच जाने देंगे, वो आपके एक्सपोर्ट्स को तो क्या पता बचा ले, पर आपका इंटरनल कंजप्शन पूरा खत्म कर देगा, विच इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर एनीबडी। सो मेरे हिसाब से रेट कट की जब बात कर रहे हैं लोग इंडिया के अंदर में, आई थिंक राइट नाउ इज नॉट द टाइम फॉर रेट कट। आई थिंक जैसा रेट है वैसे रहने देते हैं, 2 और क्वार्टर जाने देते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर हम जल्दी रेट कट कर देंगे ना, तो इन्फ्लेशन उतना ही जल्दी वापस आएगा। तो अगर हम थोड़ा वेट करके करें तो क्या पता इन्फ्लेशन और बढ़े, बट दैट स्टिल ओके, पर हम लोग अपना टाइम लेके वो रेट कट करें। मेरे हिसाब से ये ब्रॉडर स्कीम होना चाहिए। आप इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ देखिए, क्यूमुलेटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखें तो वो 19.93% है नेगेटिव। बट ईयरली ट्रेंड जो यहाँ पे बगल में दिखाया हुआ है ग्राफ, ग्राफ पे देखो दिखा रहा है यहाँ पर 41,000 शायद बेस ईयर पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, सॉरी 42,823 वाला एक्सपोर्ट का, उसके बाद से गिरता ही जा रहा है एक्सपोर्ट। ये ईयर कौन सा, ये ईयर 22-23 है शायद। हाँ, तो 2 साल के हिसाब से ये जो क्यूमुलेटिवली आ रहा है, ये मंथली हिसाब से ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, और वो गिरता जा रहा है। और अब हम बोलेंगे मर्चेंटाइज वाइज एक बार अगर दिखा दें हमारे बनिया भाई साहब, तो मज़ा आ जाइए। या अगर आप टॉप 5 एक्सपोर्ट देख रहे हैं, तो ये वही है, तेल। बस तेल बेच रहे हैं। मैं वही बोलना चाह रहा था। तो आप देखिए हम क्रूड कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर तेल कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही बीच वाली साइकिल है जो जो हमने पकड़ ली है। और ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रशिया यूक्रेन है, जो कि हम टैप इन कर पाए, वरना हम कर ही नहीं पाते। वो बस रिलेशंस अच्छे हैं, वो पुराने रिलेशंस को हमने लेवरेज अब कर लिया, तो लेवरेज ही चलते हो पाया। बट हमने नया अभी भी कुछ बिल्ड नहीं किया। ड्रग फॉर्मुलेशंस, फार्मास्यूटिकल्स अभी भी वही है। हम पूरी दुनिया में सेम चीज़ दे रहे हैं, हम सिर्फ यूएस नहीं, हम पूरी दुनिया में यही 5 चीज़ें यही 5 चीज़ें टॉप हैं जो दे रहे हैं। एक टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, पर्ल्स, और ये आपका जो भी ये हीरा जवाहरात और ये सब जो स्टोन्स वगैरह हो गए, ये हो गए। और एक इलेक्ट्रिक मशीनरी। इलेक्ट्रिक मशीनरी भी इंडिया की बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सस्ते वाली, वो जो चाइना लाइट होती है, इंडिया बस यस, उसी का ऑल्टरनेटिव दे देता है, एक नॉर्मल लाइट जो कि थोड़ी ठीक रहती है। ये फिलिप्स विलिप्स वाले ये सब वाले लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट थोड़ा, और मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं। फिलिप्स वैसे इंडिया की कंपनी है नहीं, बट मैन्युफैक्चरिंग इतना होता है कि एक्सपोर्ट हो जाता है। एक पॉइंट पे इंडिया में जब फोर्ड थी, तो फोर्ड की जो इको स्पोर्ट थी वो सिर्फ बनती इंडिया में ही थी, और इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती थी वो, हर जगह पे जहाँ पे भी जाती थी। तो इंडिया इसलिए धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि गाड़ियों के अंदर भी ऊपर आएगा, क्योंकि गाड़ियों के बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं। फोर्ड वापस इंडिया में आ रही है, अनाउंस कर दिया है फोर्ड ने कि वो एवरेस्ट के साथ वापस आ रहे हैं। और 2-3 चीज़ें होंगी, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आ चुके हैं। तो आई थिंक सम पोटेंशियल, और सरकार जो बोल रही है कि यहीं पे आकर के बनाओ, ये थोड़ा डेटरेंट है। लेकिन जब कंपनीज घुस जाती है, उनको दिखता है मार्केट में पोटेंशियल है, तो वो, लेकिन घूम फिर करके सारी बातें सही हैं। मैं सर्कल बैक करूँगा वापस ओरिजिनल चीज़ के ऊपर, जो कि आपने कहा था कि आरबीआई को रेट कट नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है आरबीआई को रेट कट नहीं करनी चाहिए। अगर एकदम से रेट कट करेंगे, इकोनॉमी में बूस्ट तो आएगा, मतलब ट्रेंड वही है कि इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट्स की जगह पर फिर बाद में लोग मार्केट में पैसा लगाना चालू करेंगे, और फिर वो उस हिसाब से बूस्ट मिल जाएगा। बट मैं कहना चाहूँगा उसके अलावा ये तो फिस्कल मेजर हो गया, जो कि आरबीआई से हम करने बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पर मॉनेटरी क्रंच जो हम लगाते जा रहे हैं लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से हम उसकी जो दो तरीके होते हैं ना, एक फिजिकल मेजर एंड मॉनेटरी मेजर्स, दोनों बैलेंस में चलने चाहिए। अभी दोनों बैलेंस में, अगर रेट कट डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हो गए, तो अपने जो मॉनेटरी वाले हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं, वो वाले भी अपने को करने चाहिए साथ साथ। दोनों अगर लेवरेज करके अगर हम चलेंगे तो सही है, वरना फिर वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर वो शॉर्ट टर्म डिमांड राइज आएगा। फिर जब लोगों को आदत पड़ जाएगी कि हाँ ठीक है, ये तो है ही, नॉर्मल है, तो दिक्कत है। तो फिर वहाँ पर वो फिर यस, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ मॉनिटरी के अंदर हमारा आइडिया क्या है, मेरा आइडिया ये है मॉनिटरी के अंदर, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मल्टीपल चीज़ों से हमारा जो इनकम है, जो कि फ्री लाइंग पैसा जो हमारे पास बच जाता है इनकम के अंदर से, जो कि
अलग जो उसका मैं एग्जैक्ट टर्म भूल गया हूँ, मैं स्किप कर गया हूँ, वो थोड़ा सा डम्बल डोर तो उम्र के साथ थोड़ा मेमोरी पे फ़र्क पड़ जाता है। बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो जो थोड़ा फ्री लाइंग पैसा है वो हमें लोगों के हाथ में और क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो जब इनकम स्टैगनेट कर गई है तो हमें उनके ऊपर बर्डन थोड़ा अगर हम कम कर दें तो उस हिसाब से भी हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स राइज करेंगे। क्योंकि जब इनकम हाथ में कम बचती है जो खर्च कर सकते हैं हम, तो कट ऑफ्स करने चालू होते हैं लोग, और सबसे पहले कट ऑफ्स उन्हीं चीज़ों पे होता है जिन चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, कि आदमी गाड़ी नहीं लेगा और चीज़ें नहीं करेगा। 2020 के बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट्स कार इंडस्ट्री में अब आए हैं बोल रहे हैं। तो और जबकि 2024 में तो कोई कंस्ट्रेंट भी नहीं है ऐसा, तो वो भी एक चीज़ है। हाँ जी भाई साहब, बोलिए। सो बेसिकली लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो नए भाई साहब आए हैं हमारे आरबीआई में बैठने के लिए, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। और वो एक बहुत ही ओल्ड ब्यूरोक्रेट है जो फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ काम करके आए हैं। वो खुद एक शायद फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो रेवेन्यू सीबीआईसी सेक्रेटरी सॉरी। सेक्रेटरी थे, तो वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, सीबीआईसी को हेड करते थे। जी जी। सो बेसिकली क्या है कि वो ऑलरेडी एक काफी बड़े प्लेयर हैं अपने सेगमेंट के अंदर में। आई थिंक आने वाला टाइम में वो उनका जो कोलैबोरेशन होगा, आई थिंक वो बढ़ने ही वाला है यहाँ से। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अब एक आरबीआई गवर्नर डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करके अब आरबीआई में जा रहा है, जैसे आई आपने वो थिंक, बात को रेज लेकिन किया कि मैं एक कैसे। चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी। आई थिंक हमारे जो अर्स्टवाइल गवर्नर थे, हमारे एक्स गवर्नर मिस्टर दास, वो भी बहुत अच्छा काम करके गए हैं, और उनका भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आए थे लास्ट में। तो आई थिंक ये ट्रेंड पकड़ लिया अब कि पहला कोऑर्डिनेशन देखा आई तो अब थिंक देखा कि ये वर्क कर रहा है। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि रघुराम राजन के बाद में आई थिंक दिस मूवी गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड ये वाला बात को कि हम लोग बाहर से इकोनॉमिस्ट को नहीं ला सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमी को एक स्टीयर वे में चलाएं और अच्छे से चलाएं एक बैलेंस्ड अप्रोच में, तो हम लोग कोई ब्यूरोक्रेट को ही लाना होगा जो समझ सकता है हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज और पूरे चीज के न्यूआंस को समझे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट को भी एक आरबीआई गवर्नर के साथ। आरबीआई गवर्नर इज टेक्निकली अ पोस्ट जो नॉन बायस्ड होता है, बट एज वी हैव नोन कि आरबीआई गवर्नर इज आल्सो समथिंग जो एक ग्रे एरिया में फॉल करता है, जहाँ पे उनको दोनों पार्ट को संभाल के चलना है, कंट्री के फिजिकल सिचुएशन को भी संभाल के चलना है और गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को भी संभाल के चलना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक शक्तिकांत दास, मिस्टर शक्तिकांत दास, सॉरी, बड़े आदमी है वो भाई, हमको कुछ नहीं पसंद। इम्पेकेबल जॉब किया उन्होंने, इन्फ्लेशन को बीट किया, रेट कट के लोग चिल्लाते गए उनके ऊपर कि करिए करिए करिए, जब ठीक लगा तब किया। अगर यूएस के पास पावल है, हमारे पास दास नहीं है। तो भैया वो एक हमारा बहुत अच्छा रहा, उनकी वजह से हमारा फिजिकल सिचुएशन काफी मेंटेन रहा और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा भागा नहीं। और जो कि उनका इतना स्टीयर एक्शन था, तो काफी क्लियर पाथवे दिखा लोगों को कि कैसे आरबीआई मूव करने वाला है। एक मिनट के लिए भी रुझान में ऐसा नहीं आया कि वो रेट कट करने का सोच रहे, जब बोल दिया तो वही करेंगे जो बोल दिया। लास्ट कुछ पॉइंट्स एक्सपेक्ट पैसा के बताऊं तो आज की नहीं समझ। नहीं नहीं जी, समाप्त यहीं पे कर देते हैं, हो गया मेरा भी। इससे ज़्यादा क्या पूछोगे यार, पढ़ लो खुद से थोड़ा भी, हमने बता दिया है। थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी वगैरह आई हो तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक्स, वैसे तो जाके खुद से पढ़ो, रेफरेंसेस देखो। आइडियल वे ऑफ रिसर्चिंग वही है। हम तो बस बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, समझो ज़रा क्या हो रहा है, मे भी कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तुमको मिल जाए, धंधा वंदा कर लो और थोड़ा स्टिक इधर उधर, हम भी पैसा। डीएम यूट्यूब से करें तो आप कुछ हमें नहीं आ रहा। डायरेक्टली, हमारे इंस्टाग्राम में हमारे रील्स आते हैं, आप देख नहीं रहे हैं उन रील को, नीचे लिंक करेंगे, आप जाके हाँ, देखेंगे प्लीज। इंस्टाग्राम पे भी थैंक जाओ, यू। और यहाँ पे भी सब्सक्राइब हाँ, कमेंट करो। बोलना भूल गया तो क्या सब्सक्राइब करिए बोलूँगा। वही। ये पिछली आप वीडियो 20 पूरी खत्म, हमने बोला व्यू थोड़े चढ़े तो तुमने ऐसे ही मार दी, किया ऐसे कैसे, ये थोड़ी होता है। देखो थोड़ा आप 20 बढ़िया है। लाइक किए नहीं, इसलिए अब हमारा कॉन्स्पिरेटर वैसा गंजा नहीं हो सकता, बताइए। इसलिए मैं वापस आपको ये बोल रहा हूँ, आप प्लीज नहीं, 20 लाइक तक हो जाइए। बीस कंस्पिरेटर लाइक के वैसा ऊपर गंजा नहीं होऊंगा मैं, 2000 लाइक के ऊपर गंजा हो सकता हूँ मैं। 2000 लाइक करे आप कहाँ, ठीक है 2000 लाइक अगर हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, ये तो बहुत दूर चला आई गया। ठीक डोंट है थिंक सो बट चलिए, लेट्स सी। उससे आज नहीं समाप्त करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय।